जय हिंद स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज एक खास दिन है और खास दिन में यह जो है वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि हमारे चैनल का 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में सारे सब्सक्राइबर्स, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि एक महीने में 1000 सब्सक्राइबर इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आप लोगों के इस प्यार के वजह से जो है एक सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट हो गए हैं। अब इससे क्या होगा कि आपको लाइव क्लास भी चलाने को मिलेगा। लाइव क्लास आप लोगों को जो दिया जाएगा, तो लाइव क्लास के लिए भी तैयार रहेंगे बच्चे लोग। और इसी तरह से आप अगर प्यार बना के रखिएगा तो कहीं ना कहीं प्रत्येक एग्जाम का तैयारी यहाँ पे आपका करवाया जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अपना प्यार बनाए रखिए और आप लोगों को हमेशा फ्री क्लास चलते रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग NMMS का साइट का एक चैप्टर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज इसको कवर करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। इस चैप्टर में कुछ इस तरह से आप लोगों को बताया जाएगा कि कहीं ना कहीं इससे जो रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे सारे जो है आप बना सकते हैं बस इस एक वीडियो से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है भाई। एसिड्स, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। आप लोगों ने अम्ल के बारे में जाना होगा, क्षार के बारे में और लवण के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो आज पूरी तरह से अम्ल, क्षार और लवण के बारे में क्लियर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं। देखिए, यौगिकों को रासायनिक गुणों पर आधारित, जो यौगिक होते हैं, यौगिक के रासायनिक गुण पर आधारित इसको 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। कोई भी यौगिक किसे कहते हैं आप लोगों को पता होगा, है ना, तत्व या यौगिक, जिसको कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका रासायनिक गुण होगा और रासायनिक गुण है तो रासायनिक गुण पर आधारित यहाँ इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला आप देखेंगे यहाँ पर अम्ल, यानी कि अम्लीय यौगिक कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा में आप देखेंगे क्षार, क्षारीय यौगिक कह सकते हैं। एक जो है आपका लवण, लवणीय यौगिक कह सकते हैं। यानी कि रासायनिक गुण पर आधारित इसको 3 भाग में डिवाइड करा गया है, अम्ल, क्षार, लवण, ठीक है। अगर हम अम्ल की बात करें तो हम अम्ल कैसे पहचानेंगे, अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे, यहां हम लोग जानते हैं। देखिए, अगर यहां पे बात करा जाए, सबसे पहले ये जो है अम्ल को हम लोग बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। भाई ये एसिड शब्द आया कहां से, है ना। तो एसिड शब्द जो है वो एसिडस, एसिडस जो कि एक लैटिन भाषा है, उसी से जो है लिया गया है। एसिडस का मतलब होता है खट्टा, एसिडस का मतलब खट्टा होता है और अम्ल भी खट्टा होता है ना। जैसे नींबू, नींबू का रस क्या होता है? खट्टा होता है। आम का रस क्या होता है? खट्टा होता है। तो खट्टा है, यानी कि अम्ल क्या होते हैं? खट्टे। नींबू में अम्ल होता है, आम में क्या होता है? कच्चे आम में अम्ल होता है। देखो होता क्या है, ये जो है अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस एक पेपर होता है, सूचक, है ना। सूचक का मतलब अम्ल, क्षार और लवण को पहचानने के लिए एक सूचक का प्रयोग किया जाता है जो कि जिसको लिटमस कहते हैं, है ना। तो अगर नीला लिटमस आप लीजिएगा और अम्ल में उसको क्या करिएगा, भींगाइएगा, तो वो लाल कलर का हो जाएगा। मतलब नीले लिटमस को लाल कर देता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे मैथिल ऑरेंज, ये भी एक प्रकार का सूचक है। जो मैथिल ऑरेंज है उसका भी कलर लाल हो जाता है अम्ल की उपस्थिति में। इसके बाद पीएच मान, अगर हम पीएच मान की बात करें तो अम्ल को मापने के लिए, अम्ल और क्षार को मापने के लिए एक जो है स्केल बनाया गया जिसको कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल
पर जो है आपको हम बता दें यहाँ पर पीएच स्केल पर 1 से 14 तक नंबर अंकित होते हैं, है ना। 0 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 14 तक नंबर अंकित होते हैं जो स्केल, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, अगर 0 से 7 के बीच में 0 से 7 के बीच में अगर इस स्केल पर किसी भी हम यौगिक को, किसी भी विलयन को मापते हैं, है ना, पीएच मापते हैं यानी कि उसकी अम्लता मापते हैं, तो यहां पे आप समझेंगे अगर 0 से 7 तक, 0 से 7 के बीच में अगर आ रहा है तो समझिए कि वो अम्ल है, ठीक है। 0 से 7 तक अगर पीएच स्केल पे मान आ रहा है तो वो अम्ल है, ठीक है। अब इसका उदाहरण देते हैं कि भाई अम्ल कहां कहां होता है। सिरका, नींबू, संतरा, इमली, इसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं अम्ल, अगर यहां पे अम्ल की बात करें तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल और ये आपका मेथनोइक अम्ल, ये क्या है, अम्ल का उदाहरण है। ये अम्ल है जो कि खट्टे लगते हैं, है ना, ये चीज है। और इसको जब मापेंगे तो 0 से 7 जो है नंबर पे इसका पीएच स्केल पे इसका मान आएगा, वैल्यू आएगा। यहां हो गया एसिड। एसिड के बारे में आप लोगों ने क्लियर समझ लिया। इसके बाद आगे चलते हैं क्षार। क्षार इसका देखेंगे, क्षार क्या होता है यहां समझेंगे। क्षार यानी स्वाद में कड़वा होता है। जो क्षार होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। ये क्या था, खट्टा होता है, ये क्या होता है, कड़वा होता है। जैसे नीम का जो पत्ता होता है ना, उसको थोड़ा सा चख के देखिएगा कैसा लगता है, कड़वा लगता है, तो उसमें क्या है, क्षार है, ठीक है। स्पर्श में चिकने होते हैं, ये जो है स्पर्श में चिकने होते हैं। लाल लिटमस को ये क्या कर देता है, नीला कर देता है। वो क्या कर रहा था, नीला को लाल कर रहा था, ये लाल को नीला कर देगा, जस्ट अपोजिट। मैथिल ऑरेंज को ये क्या कर देता है, पीला कर देता है। मैथिल ऑरेंज क्षार के संपर्क में आएगा तो पीला कलर का हो जाएगा। इसका जो पीएच मान होता है ना, इसका जो पीएच मान होता है 7 से 14 के बीच में होता है। 7 से 14 के बीच में, उसमें क्या था, 0 से 7 के बीच में अगर आ रहा है तो वो अम्ल है, लेकिन क्षार 7 और 14 के बीच में होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्षार होगा, मतलब क्षारीय प्रकृति का होगा, ये याद रखिएगा। अब इसका कुछ उदाहरण है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और भी बहुत सारे चीज, ठीक है। ये क्या है, ये क्षार है और क्षार के ये उदाहरण है, यहां तक क्लियर। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे साल्ट। साल्ट को यहां पे देखेंगे, साल्ट यानी कि डायरेक्ट हम लोग कह देते हैं नमक है। नमक कैसा लगता है, स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है स्वाद उसका, ठीक है। अब देखिएगा लवण क्या होता है, तो अम्ल और क्षार जब मिला देते हैं ना तो क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। अम्ल और क्षार को जब मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा, ठीक है। और इसको मिलाने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। अब इसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। उसका क्या हो रहा था, अम्ल का 0 से 7 के बीच में हो रहा था और क्षार का 7 से 14 के बीच में, लेकिन लवण का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। जल का भी पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, क्योंकि जल उदासीन होता है, क्लियर। इसका उदाहरण देते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये सब क्या है, ये लवण है, लवण के उदाहरण है। तो आप लोग जो है यहां पर अम्ल, क्षार और लवण को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, देखिएगा अम्ल के बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, अम्ल के गुण के बारे में समझ लेते हैं। यहां पे देखिए अम्लों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कौन कौन से गुण होते हैं इसके थोड़ा सा समझिएगा। देखिए अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल क्या करता है, धातु से अभिक्रिया करता है और धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगर हम इसका एक रिएक्शन लिखें, इसका हम एक रिएक्शन लिखते हैं,
चलिए अम्ल ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं क्या चीज, HCl। HCl क्या है, अम्ल है HCl। इसका अभिक्रिया हम करवा दे रहे हैं धातु से। धातु में आपको हम यहाँ क्या करते हैं, सोडियम ले लेते हैं, Na सोडियम। इसका जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ बनेगा आपका, यहाँ पे आप देखेंगे क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, नमक बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, जो कि आपका इस तरह से तीर का निशान है, देख सकते हैं आप लोग। ये चीज याद रखिएगा, ये क्या है, अम्ल है, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है सोडियम धातु। तो हम अम्ल से धातु का जब अभिक्रिया करवा दिए तो क्या बन गया, NaCl बन गया। होता क्या है यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ये जो इस प्रकार से हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये टूट जाएगा। टूटेगा तो होता क्या है कि H जो है, H पर प्लस आवेश आ जाएगा और इस पे जो है क्लोरीन पर माइनस आवेश आ जाएगा। सोडियम पर प्लस आवेश पहले से होता है, तो याद रखना प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब अट्रैक्ट करता है तो ये एक दूसरे को सम्मिलित हो जाएगा, मिल जाएगा, तो बना देगा NaCl। आपके पास यहाँ पे H है, यानी कि H2 एक और जो है परमाणु लेकर के हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो यहाँ पे दो चीज बन रहा है, NaCl क्या है, लवण है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, ठीक है। तो जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। चलिए अब इसके बाद दूसरा, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। चलिए इसका भी रिएक्शन आप लोग बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अम्ल, कोई भी अम्ल ले लेते हैं, मान लो कि ले लेते हैं क्या चीज, यहां पे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं इसका, यहां पे ले लेते हैं हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4। ये अम्ल है और इसका अभिक्रिया जो है हम लोग करवा देते हैं धातु कार्बोनेट से, जिसको हम करवा दे रहे हैं सोडियम कार्बोनेट से। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट से करवा दिए। अब सोडियम कार्बोनेट से करवाने के बाद क्या क्या बनेगा, लवण बनेगा। देखिए लवण क्या क्या बनेगा, ये जो है सल्फेट और ये सोडियम, ये लवण बना देगा, जिसको हम कहेंगे सोडियम सल्फेट NaSO4। ये सोडियम सल्फेट हो गया। अब फिर यहाँ पे आपका बनाएगा, क्या बनाएगा, प्लस में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और फिर जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा। यहां ये चीज हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आप समझ गए होंगे, ये अम्ल है, अम्ल का धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करवा दिए तो क्या बना, लवण बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बना, नहीं हाइड्रोजन गैस नहीं, जल बना, ठीक है। ये चीज है, तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं, नोट जरूर करते चलिएगा, कॉपी किताब एकदम लेके रखिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट है। इसको देखो अम्लों का राजा कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। क्या, अम्लराज कहा जाता है इसको, ओके। खतरनाक है, इसको तेजाब भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाता है। अम्ल क्या करता है, अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण बना देता है, ठीक है। एक हम अम्ल ले लेते हैं HCl, क्या लेते हैं, HCl ले लेते हैं, क्या लेते हैं, HCl। और दूसरा का जो है ले लेते हैं क्षार, इसको यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है ना, दोनों का अभिक्रिया करवा देते हैं। ये क्या है, अम्ल है, ये है क्षार, दोनों का अभिक्रिया करवा देते हैं। दोनों का अभिक्रिया में क्या होगा, इसका बंध टूटेगा, इसका बंध टूटेगा, ठीक है। याद रखना ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आपको बताए थे कि जो माइनस वाला है वो प्लस के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, और जो प्लस वाला है वो माइनस के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या बनने वाला है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनेगा और प्लस में जल बनेगा, H2O बनेगा ना। क्या बना, लवण बन रहा है और जल बन रहा है, ठीक है, इस प्रकार का। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि लवण बन रहा है, लवण उदासीन होता है, इसलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक क्लियर होने के बाद आप लोग बताते हैं अम्लों के उपयोग,
अब आम्ल जो हम लोग बनाए है ना, आम्ल जो हम लोग अभी जान रहे थे आम्ल के बारे में, तो अब उसका उपयोग जानेंगे। यूज ऑफ एसिड्स, कहाँ कहाँ एसिड जो है उपयोग में किया जाता है, उपयोग लाया जाता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर देखो एसिटिक अम्ल, एक होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल जो है कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है ये हम लोग समझने का काम करेंगे। देखिए इसका उपयोग जो है सिरका निर्माण में किया जाता है, सिरका बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब कोई खाद्य पदार्थ को बनाने में, है ना, कुछ बनाना है यानी कि फूड प्रोसेस में इसका प्रयोग क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है। विलायक के रूप में तथा एसीटोन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिए एसीटोन बनाने में भी इसका एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं बेंजोइक अम्ल, एक होता है बेंजोइक अम्ल जिसका सूत्र होता है C6H5COOH। इसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है, यानी कि कोई खाद्य पदार्थ खराब होने वाला है तो उसके संरक्षण में, उसको बचाने के लिए, अच्छे से रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बेंजोइक एसिड का। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल जो होता है C6H8O7 होता है, इसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों, दवाओं, धातुओं को साफ करने तथा कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है इसका। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, फॉर्मिक अम्ल जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। चींटी के डंक में चाहे बिच्छू के डंक में ये जो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है ना, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, IUPAC नेम है, ये साधारण नाम आपका फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, जिसका प्रयोग अगर देखा जाए तो फलों के संरक्षण में, फलों को बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रबर के स्कंदन में जीवाणु नाशक के रूप में, चमड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आगे चलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे पेट में पाया जाता है ना, हमारे पेट में पाया जाता है HCl। इसका उपयोग प्लास्टिक यानी PVC, रंजक, टेक्सटाइल, औषधियां, सौंदर्य प्रसाधन मतलब कि क्रीम वगैरह लगाने वाला, ठीक है, एक्वारेजिया इत्यादि के निर्माण में ये प्रयोग जो है किया जाता है। यह चमड़ा उद्योग में और प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक ना, यहाँ पे आपको समझाते हैं। औषधि में तो देखिए मेन चीज याद रखना बहुत जरूरी है। औषधि में इसका प्रयोग किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में एक्वारेजिया, है ना, एक्वारेजिया जो होता है, जैसे कि कोई गहना वगैरह जैसे सोना चांदी अगर कहीं उसमें उसका संक्षारण हो गया, ब्लैक हो गया, तो उसको साफ करने में एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, चमड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग चलेंगे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, HNO3 कहते हैं। ठीक ना, इसका उपयोग जो है उर्वरक के रंजकों, देखिए उर्वरक में किया जाता है, रंजकों में प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक दवाओं, एक्वारेजिया में, विस्फोटक के निर्माण में, स्टेनलेस स्टील के जो है अम्लोपचार में, धातुओं के निछारण में, फोटोग्राफी में तथा रॉकेट ईंधनों में इसका प्रयोग किया जाता है। सोचिए, ये है नाइट्रिक अम्ल का यहाँ पे प्रयोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, उर्वरक में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी होता है। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग चलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको अम्लों का राजा कहा जाता है। देखिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन का मतलब पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, ये आपका जो है मिट्टी तेल बनता है ना, ये बनता है पेट्रोलियम से, तो उसको बनाने में इसका जो है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। वर्णकों में, वर्णकों का मतलब किसी को जैसे कि होता क्या है कि कलर चढ़ाने के लिए, कलर चढ़ाना या कलर हटाना, तो उसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है। प्रलेपों, रंजकों के मध्यवर्तियों के उत्पादन में, अपमार्जक उद्योग में, देखिए अपमार्जक उद्योग में, धातु कर्मीय प्रक्रम में, संचायक बैक्टीरियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो संचायक बैक्टीरिया जो हम लोग सेल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पानी डालते हैं, वो तनु जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तनु का मतलब पानी की मात्रा ज्यादा होता है और एसिड का मात्रा, अम्ल की मात्रा कम होता है, तो उसको कहते हैं तनु। तो तनु विलयन का प्रयोग जो है बैटरियों में किया जाता है, जो घर में हम लोग यूज करते हैं। ठीक ना। नाइट्रोसेलुलोज के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम के अन्वेषण में भी किया जाता है, तो पेट्रोलियम के अन्वेषण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग चलेंगे, अब क्षार के बारे में जान लेते हैं। क्षार का गुण थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए क्या चीज है, क्षारकों के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। यहां पे समझेंगे
क्षारक धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ लवण का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें भी जो है कहीं ना कहीं उसी प्रकार का जो है रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका अभिक्रिया हम क्या कर दिए, जिंक से करवा दिए। इसका अभिक्रिया क्या किए, जिंक से करवा दिए, तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट बन गया। क्या बन गया, सोडियम जिंकेट बन गया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। हाइड्रोजन गैस भी बन रहा है, सोडियम जिंकेट जो है कि लवण है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। मतलब कि क्या हुआ कि क्षार का जब हम धातु से अभिक्रिया करवाए तब, और ये अभिक्रिया जो है ना, ये अभिक्रिया जो है सभी क्षार धातुओं के साथ इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग। क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया, अगर क्षार को अम्ल के साथ अभिक्रिया भी करवाया था ना पीछे, ठीक ना, तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, क्योंकि उसमें जल और लवण बनता है। क्लियर है। अब इसके बाद यहां देखिएगा, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक, देखिए क्षार है कोई, अधात्विक ऑक्साइड ले लिए, और यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या बनाना है, रिएक्शन हम आपको बता देते हैं। क्षारक जो है अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड का मतलब बताते हैं आप लोग को, यहाँ पे आप समझेंगे, ठीक ना। देखिए क्षारक ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है भाई, क्षार है ना, NaOH क्षार है। इसका अभिक्रिया जो है अधात्विक ऑक्साइड में, हम अधात्विक ऑक्साइड किसको ले लें, अधात्विक मतलब कि धातु ऑक्साइड नहीं, अधात्विक ऑक्साइड अगर लेते हैं तो क्या बनेगा, मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी तो ऑक्साइड ही है, अगर इसका भी क्रिया करवा दे तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनता है, यहाँ पे देखिएगा क्या बनेगा से, है ना। सबसे पहले तो ये यहां से बंध टूटेगा, यहां से जो है आपका एक हो जाएगा, यहां पे ध्यान देंगे क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और जल बन जाएगा H2O। क्लियर है। इसको संतुलित भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम आप लोगों को बना करके बता दिए। क्लियर है। अब इसके बाद जो है आगे जब चलते हैं, देखिए क्षारक अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्या बना, लवण और जल बन रहा है। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है, और उस पार्ट 2 वीडियो में पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आप लोग प्यार बनाते रहिए। जो नए स्टूडेंट नए जुड़े हैं इस जो है चैनल से, वो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो जो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जो है इसको शेयर करना मत भूलिए। तो सारे बच्चे जो है इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ओके। और शेयर ऐसी जगह करेंगे जहां पे लोग क्या करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको कुछ जानकारी चाहिए, ठीक है, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।